फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करेंगे नागार्जुन और फेमिनिज्म से जुड़े हुए प्रश्नों पर। सामान्य तौर पर नागार्जुन की चर्चा जब होती है तो वो राजनीतिक कविताओं की, प्रगतिवादी परंपरा की कविताओं के संदर्भ में होती है। लेकिन यहाँ हम एकदम नया प्रसंग उठा रहे हैं और ये प्रसंग उनके जो स्त्री संबंधी दृष्टिकोण को लेकर है कि कविता में उनका स्त्री संबंधी दृष्टिकोण कैसे व्यक्त हुआ। आधुनिक हिंदी कविता की में स्त्रीवादी विमर्श की परंपरा बहुत पुरानी है, किंतु समीक्षा में स्त्रीवादी विमर्श अभी शिशु अवस्था में है। इसके विपरीत संस्कृत काव्यशास्त्र और संस्कृत साहित्य में स्त्री का प्रश्न केंद्रीय महत्व का प्रश्न रहा है। आधुनिक कविता में स्त्री के अस्तित्व की रक्षा का संघर्ष, अस्मिता का संघर्ष और स्त्री संस्कृति के निर्माण की कोशिशें चलती रही हैं। यह हिंदी की रचनाओं का बहुत बड़ा अंश घेरता है। ये पहलू इस तरह की कविता को स्त्रीवादी समीक्षा के मानदंडों की रोशनी में खोलने की जरूरत है। जो हमारी जो प्रचलित जो समीक्षा के मानदंड और आलोचक हैं, वो चाहे रामचंद्र शुक्ल हों, चाहे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हों, चाहे वो रामविलास शर्मा हों, और चाहे वो नागार्जुन हो, मुक्तिबोध हों, नामवर सिंह हों, इनके दृष्टिकोण से आप स्त्री केंद्रित कविताओं को और स्त्री के प्रश्न पर लिखी गई कविताओं को आप सही ढंग से समझ नहीं सकते। हिंदी समीक्षा में स्त्रीवादी विमर्श पर हाल में जो लेख, मतलब ये सिलसिला बहुत ही पुअर है। हमारे यहाँ जो लेख लिखे जा रहे हैं वो बहुत ही पुअर कंडीशन के हैं। उनमें एक अच्छा खासा हिस्सा तो कचड़ा है, और जो थोड़ा बहुत जो अपने को स्त्रीवादी कहते हैं उनमें पुंशवाद जो है वो कूट कूट के भरा हुआ है। तो जो पुरुषवादी दृष्टिकोण के लेखक हैं उनकी तो लोग धिक्कार पूर्वक आलोचना लिखते हैं। एक दृष्टिकोण ये भी संभव हुआ है, जो कि सामने आया है, कि पुरुष रचनाकारों के लिए स्त्री की संवेदना समझना संभव नहीं है। स्त्री की संवेदना तो सिर्फ स्त्री ही समझ सकती है, वही अभिव्यक्त कर सकती है। स्त्री की संवेदनाओं को अभी तक गहराई से पुरुष रचनाकारों ने महसूस ही नहीं किया। ये दोनों दृष्टियां अतवाद की शिकार हैं। साथ ही साहित्य संप्रदाय के प्रति अज्ञानता की भी झलक देती हैं। ये संभव है कोई मेल राइटर हो लेकिन उसके पास में अच्छी स्त्री संवेदना हो, और ये संभव है कोई बहुत अच्छी स्त्री लेखिका हो लेकिन उसके पास में फीमेल की बजाय मेल दृष्टिकोण हो। आधुनिक हिंदी कविता में स्त्री का संदर्भ, स्त्री की संवेदना, स्त्री के प्रश्न, स्त्री की संस्कृति और विचारधारा से जुड़े पहलुओं पर पुरुष रचनाकारों ने बेहतरीन कृतियां रची हैं। स्त्री हिंदी के पुरुष रचनाकारों के लिए अजूबा, रहस्यमय और अछूता विषय नहीं रही है, अपितु लिंग भेद की समस्या, लिंग भेद और साहित्य का अंतर संबंध, सृजन प्रक्रिया और लिंग का अंतर संबंध सृजनात्मक रूपों में बार बार व्यक्त हुआ है। जरूरत है उसे वैज्ञानिक स्त्रीवादी परिप्रेक्ष्य में देखने की। मुश्किल यह है कि हिंदी की जो आलोचना है और हिंदी के जो लेखक हैं और लेखिकाएं हैं, वे फेमिनिज्म के किसी भी स्कूल से अपने को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते और न जोड़ना चाहते, न सीखना चाहते। तो बिना फेमिनिज्म के आप स्त्री पर लिखी गई रचनाओं या स्त्री के द्वारा लिखी गई रचनाओं, इन दोनों का सही ढंग से मूल्यांकन नहीं कर सकते। ये मैं बहुत साफ कह रहा हूं। मैं स्त्रीवादी साहित्य सिद्धांतों के अध्ययन अध्यापन की परंपरा की शुरुआत अभी हमारे देश में ठीक से नहीं हुई है। समीक्षकों ने भी भारतीय साहित्य और हिंदी साहित्य के संदर्भ में स्त्रीवादी समीक्षा के मानदंडों का निर्माण नहीं किया है। अतः स्त्रीवादी समीक्षा को भारतीय संस्कृत प्रकृति के संदर्भ में गंभीरता से प्रयास करने होंगे। इसके बावजूद यह तथ्य दर्ज करने योग्य है कि स्त्री संबंधी जो सृजन सामने आया है, खासकर कविताएं इधर बड़ी संख्या में आधुनिक काल में
गद्य साहित्य भी स्त्रियों का लिखा हुआ सामने आया है। उनमें कहानी है, उपन्यास है, उसमें आत्मकथा है और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मध्यकाल में स्त्रियों की लिखी हुई कविताएं ज़्यादा थीं और वे सामने आई। इन सभी रचनाओं में स्त्री विमर्श के महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए हैं। हिंदी के साहित्यकारों ने उन सभी प्रश्नों को उठाया है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्त्रीवादी साहित्यिक विमर्श के दौरान उठे हैं। हिंदी जगत का वैशिष्ट्य है कि स्त्री विमर्श में पुरुषों की शिरकत स्त्रियों की तुलना में ज़्यादा है। यह स्थिति सृजन और समीक्षा दोनों ही क्षेत्रों में है। स्त्री की अनुभूतियों और संवेदनाओं को लेकर पुरुष रचनाकार अनेक अर्थों में लेखकों से ज़्यादा गंभीर और सार्थक नजरिया व्यक्त करते रहे हैं। इसके समर्थन में मैं नागार्जुन की कविताओं का स्त्रीवादी साहित्य समीक्षा के मानदंड की रोशनी में मूल्यांकन करना चाहूँगा। हिंदी के स्त्रीवादी सृजन क्षेत्र में लिंग भेद संबंधी पूर्वाग्रहों का अभाव है। यहाँ स्त्री और पुरुष लेखकों में लिंगाधारित घृणा बहुत कम है। इनके यहाँ स्त्री की चिंताएं सामाजिक चिंता की शक्ल में रूपायित हुई हैं। इसलिए स्त्रीवादी समीक्षा के वे सिद्धांत रचना के मूल्यांकन में ज़्यादा मददगार शामिल नहीं हो सकते जो लिंग भेदी पूर्वाग्रहों से समीक्षा का आरंभ करते हैं। नागार्जुन कहने को तो पुरुष हैं, पर त्रिलोचन के शब्दों में कहा एक महिला ने, नागार्जुन तो कवि से नहीं जान पड़ते, आए तो जो ही आए त्यों ही घुल मिल गए, या फिर कवि नागार्जुन सर्वमंगला का ध्यानी है। ऐसा कवि नागार्जुन स्त्री के प्रश्नों पर अंध स्त्रीवादी दृष्टिकोण से संघर्ष करता नजर आता है। इस क्रम में वह उत्तराधुनिक और आधुनिकतावादी दृष्टियों में निहित स्त्रीवादी मानदंडों को अस्वीकार करता नजर आता है। यहाँ तक कि फ्रायड और लाका भी उसके विश्व दृष्टिकोण के सामने बौने नजर आते हैं। नागार्जुन ने फ्रांसीसी स्त्रीवादी स्त्री सिद्धांतकारों को भी खारिज किया है जो यह मानती हैं कि पुरुषवादी चिंतन ने औरतों को सामाजिक ढांचे में नकारात्मक जगह रखा है, उसे उन सब स्थानों पर रखा है जहां पुरुष को रखा नहीं जा सकता। नागार्जुन ने मेटाफिजिक्स चिंतन को भी अस्वीकार किया है जो मानता है कि पुरुष ही कानून है, पुरुष ही अर्थवान चीजों का सर्जक है। यह दरिदा की इस धारणा का खंडन है जो दर्शन से लेकर साहित्य तक ज्ञान की समस्त शाखाओं में पुरुष को आदर्शीकृत रूप में रूपायित करती है। पुरुष को संदर्भ संकेत बनाया गया है। नागार्जुन ने पुरुष संदर्भ को कभी भी सर्वव्यापी और सार्वभौम नहीं माना और न ही वे पुरुष का पुरुषत्व और उसका आदर्शीकरण करते हैं। नागार्जुन विषय की स्वायत्तता और महिमा मंडन के खिलाफ हैं। नागार्जुन के स्त्रीवादी दृष्टिकोण की यह खूबी है कि उनके यहाँ स्त्री पुरुष के बारे में तयशुदा नजरिए, कार्यक्षेत्रों, संवेदना रूपों, विषयों के वर्गीकृत रूपों का अस्वीकार व्यक्त हुआ है। नागार्जुन ने फ्रॉइड के चिंतन को भी अस्वीकार किया है जिसके अनुसार सभी किस्म की कामुक आकांक्षाएं पुरुषत्व की देन है। नागार्जुन की स्त्री केंद्रित कविताओं में यथार्थवाद और आख्यान का सचेत प्रयोग मिलता है। सृजन के जरिए वह यथार्थवाद और आख्यान की प्रासंगिकता बार बार सिद्ध करते हैं। ऐसा करके वह उन समीक्षकों की तीखी आलोचना लिख रहे होते हैं जो यथार्थवाद के अंत और आख्यान के अंत यानी ग्रैंड नरेटिव के अंत का पारायण करते रहे हैं। नागार्जुन के यहाँ स्त्री की इमेज वायवी न होकर मानवीय है। स्त्री की अस्मिता और अस्तित्व की लड़ाई का रूपायन उनकी कविताओं का मूल भाव है। उनके लिए स्त्री सिर्फ एक विषय या ऊर्जा या प्रेरणा नहीं है, अपितु साक्षात मनुष्य है। उसे अस्तित्व का संघर्ष, उसके अंतर्विरोध और वैविध्य का रूपायन रचनाओं के केंद्र में है और इन सबका फलक बहुत व्यापक है जो स्त्री केंद्रित कविताएं नागार्जुन की। नागार्जुन के यहाँ स्त्री एक व्यक्ति है तो एक राष्ट्र भी है। वह आख्यान है, स्मृतियों की खान है। वह एक सक्रिय मानवीय
रूप है, मात्र निष्क्रिय भोक्ता नहीं है। इसी अर्थ में नागार्जुन की स्त्री केंद्रित कविताओं की स्त्रियां यथार्थ की साक्षात प्रतीक हैं। उनकी कविताओं में नकारात्मक यथार्थवाद का निषेध है। नकारात्मक यथार्थवादी नजरिया प्रकृतिवाद पर जोर देता है और इस बात पर भी जोर देता है कि उसका कोई कार्यक्रम नहीं है, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इसके विपरीत उनके यहाँ यथार्थवादी दृष्टिकोण की काव्यात्मक हिमायत मिलती है। इनमें प्रभुत्वशाली वर्गों के प्रति रोते, कलपते, चिल्लाने, गालियां देने या निराशा व्यक्त करने के बजाय चुनौती का भावबोध प्रबल रूप में अभिव्यक्त हुआ है। नागार्जुन ने कविता में विकासशील प्रघटना के रूप में यथार्थवाद को स्वीकृति प्रदान की। यह उनके लिए गतिशील तत्व है। उसमें अंतर्विरोध है, वर्गों की टकराहट है। वह यथार्थ जैसा है उसी रूप में स्वीकार नहीं करते और न यथार्थ को देखकर संतुष्ट होते हैं। यहां तक कि यथार्थ के सुर में सुर मिलाकर भी नहीं चलते, अपितु जीवन में निहित सत्य के उद्घाटन के लिए यथार्थवाद का प्रयोग करते हैं। नागार्जुन के लिए जो सच है वह मानवीय विकास का अंग है। वह शाश्वत नहीं है। सत्य आने वाला कल है, सत्य वर्तमान है। नागार्जुन ने यथार्थ के बारे में बुर्जुआजी के दृष्टिकोण को कभी स्वीकार नहीं किया। बुर्जुआ कभी यथार्थ का विश्लेषण नहीं करता, जबकि नागार्जुन यथार्थ का विश्लेषण करते हैं। नागार्जुन के लिए स्त्री विमर्श सामाजिक विमर्श है। इस विमर्श को देखना हो तो उनकी 3 महत्वपूर्ण कविताएं, भिक्षुणी जो 1946 में लिखी गई, पाषाणी जो 1947 में लिखी गई और चंदना जो 1951 में लिखी गई, ये तीनों लंबी कविताएं हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। इनमें भिक्षुणी वस्तुतः स्त्री की इच्छा और सामाजिक पहचान की संघर्ष गाथा है। बिहार के सामाजिक परिवेश में वह सुखी, बिहार मतलब ये बिहार प्रदेश नहीं, बिहार वो जो बौद्धों के बिहार के सामाजिक परिवेश में वह सुखी महसूस नहीं करती। बौद्ध धर्म में उसे मुक्ति का मार्ग दिखाई नहीं देता। बिहार का जीवन बंधन का जीवन लगता है। कवि कहता है, तुम्हारा वह मध्य मार्ग समझने का यत्न किया, महायान हीनयान सभी मैं जान गई, किंतु न जान सकी मानव का मानवी का सहज यान क्या है, जीवन की यह ग्रंथि मैं सुलझा न सकी। अनकोट। भिक्षुण की सामाजिक भूमिका बिहार में नहीं है, वह स्त्री की अनुत्पादक भूमिका है। बिहार में इच्छाओं के अंत की भूमिका है। इसे भिक्षुणी स्वीकार नहीं कर पाती। भिक्षुणी की जगह वह एक स्त्री का सपना देखती है, एक गृहिणी, एक मां की भूमिका का सपना देखती है। भिक्षुणी के रूप में वह कहती है, मूठ ही होगा जो न हंसे मुझ पर। भिक्षुणी जवान है और सुंदर है। यहां स्त्री की इच्छा और अनुभूति की अभिव्यक्ति बहुत ही प्रबल रूप में होती है। भिक्षुणी वस्तुतः एक खास तरह की जीवन शैली और जीवन दृष्टि को त्याग कर सामाजिक जीवन में लौटने की कविता है। यह वस्तुतः एक सपना है। इसी तरह पाषाणी जो 1900 में उन्होंने लिखा कि पाषाणी में सामंती जीवन दृष्टि और जीवन शैली की अमानवीयता और स्त्री की इच्छा और मानवीय अनुभूतियों का रूपायन मिलता है। भिक्षुण की तरह पाषाणी भी आश्रम में है। बिहार और आश्रम की स्त्री की जगह नहीं है। ये मूलतः स्त्री विरोधी केंद्र है। पाषाणी में कवि कहता है, सारा प्रांगण था संस्कार विहीन। गौतम मुनि का आश्रम नागार्जुन को संस्कार विहीन लगता है। संस्कार विहीनता के कारण वहां पहुंचकर देखा, अद्भुत दृश्य, भूलुंठित थी नारी प्रतिमा, ओह ओह ग्लानि क्षोभ का वैसा करुण प्रतीक, देख सामने रह गए दंग। अनकोट।
सामंती परिवेश और सामंती जीवन शैली में स्त्री के पास अपना कुछ भी नहीं होता, यहां तक कि शरीर भी उसका नहीं होता, वह भी किसी और के स्वामित्व में होता है। यह ऐसा परिवेश है जहां स्त्री के ऊपर अनेक प्रतिबंध होते हैं। प्रतिबंधों के कारण वह जीवन शून्य पाषाणी हो जाती है। जरा जरा सी इच्छाओं के लिए उसे लांछित होना पड़ता है। ऐसी ही लांछित एवं शापग्रस्त स्त्री है पाषाणी। नागार्जुन ने सामंती परिवेश का निषेध करते हुए एक नए परिवेश की परिकल्पना पेश की है इस कविता में। इसके लिए राम के मिथ का उन्होंने प्रयोग किया है। राम मिथ भी है, मनुष्य भी है। सामंत है तो सामंत विरोधी भी है। राम जब गौतम मुनि के आश्रम आते हैं तो वहां पहुंचकर पाषाणी के समूचे शरीर का स्पर्श करते हैं और पाषाणी जीवंत हो उठती है। राम के स्पर्श का वर्णन करते हुए कवि ने लिखा है, कोट, सिर से लेकर तलवे तक प्रत्यंग लगे फेरने मनोयोग से हाथ, या तो धान की लीलासी वह देह, हाड़ों की शीलीभूत संसार, हिला और डोला जब पहली बार दास रथी को हो गया रोमांच, खुली पलक टिमटिमा उठी फिर दृष्ट, हुए दीप्त सहसा गहरे दृक्कूप, अधरों पर था स्पंदन का आभास, पुनः कराया कर पल्लव संस्पर्श, फिर चमकी आंखें फिर फड़के ओठ। अनकोट। राम के स्पर्श से पाषाणी में जीवन का संचार होता है। वहीं दूसरी ओर पाषाणी भी राम के प्रेम में डूब जाती है। राम स्पर्श में प्यार की ऐसी प्रगाढ़ आनंदानुभूति प्राप्त करती है और राम से प्रश्न करती है कि वह उसे भूल तो नहीं जाएंगे। जवाब में राम कहते हैं कि जीवन भर वह तुम्हें रखेगा याद। कविता के कथानक में पाषाणी और राम के बीच का संवाद बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें जहां एक और नए दृष्टिकोण की तरफ ध्यान खींचा गया है, वहीं दूसरी ओर सामंती परिवेश और व्यवस्था में स्त्री की दशा का एक अन्य पहलू भी उजागर हुआ है। सामंती परिवेश का स्वरूप खींचते हुए अहल्या कहती है, अंतःपुर में षोडशियों के मध्य बिता सकोगे तुम भी फिर दिन रात, शरद शिशिर मधु ग्रीष्म और बरसात, नहीं अहल्या याद रहेगी तात। इसके जवाब में राम ने कहा, कभी न मेरे अंतःपुर के मध्य होगा षोडशियों का जमघट व्यर्थ, नहीं करूंगा सपने में भी अंब क्रयकृत दासी का भी अपमान। राम ने अहल्या को एक पत्नी व्रता रहने का भी वचन दिया। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप मुनि पत्नी ने लिया राम को खींच, किया शक्ति भर कस कस कर आश्लेष, रही लगाए छाती से कुछ देर। पाषाणी में राम और अहल्या की क्रिया और प्रतिक्रिया मानवीय है। एक दूसरे के बीच का आकर्षण मानवीय है। समूची कविता स्त्री की अनुभूति और इच्छा की अभिव्यक्ति है। सामंती बंधनों के निषेध और नए के आगमन की कविता है। यह अधिकारहीन स्त्री की इच्छा और अनुभूति की संघर्ष गाथा है। सामंतवाद की केंद्रीय विशेषता है स्त्री को अधिकारहीन बनाना। इस अधिकारहीन अवस्था के खिलाफ पुरुष स्पर्श के माध्यम से चुनौती दी गई है। इसमें प्रतीकात्मक व्यंजना यही है कि स्त्री का संघर्ष अकेले का संघर्ष नहीं है, अपितु पुरुष का सहयोग जरूरी है। स्त्रीवादी दृष्टिकोण को व्यक्त करने वाली तीसरी लंबी कविता है चंदना। इस कविता को सबसे श्रेष्ठ स्त्री कविता भी कह सकते हैं। इस कविता में विहार और आश्रम की तरह घर है जो स्त्री की कैदगाह है। कविता पढ़ते समय लगता है कि कौशाम्बी में नहीं अपितु भारत में भ्रमण कर रहे हैं। कौशाम्बी में स्त्री का जीवन, स्त्री का प्रवेश अमानवीय और बर्बर है। इस प्रवेश की बर्बरता एक खास तरह की नैतिकता पर टिकी है। इसी तरह गौतम मुनि के आश्रम में स्त्री के खिलाफ बर्बरता का जो प्रवेश था उसका रूपायन है। भिक्षुणी में बिहार का प्रवेश स्त्री पहचान का विरोधी है, अमानवीय है। घर, बिहार और आश्रम एक खास तरह की नैतिकता के प्रतीक रहे हैं। कविता में भी ये नैतिकता के प्रतीक के रूप में ही सामने आते हैं।
यहाँ पर एक जो इस तरह की जो नैतिकता है और इस नैतिकता के साथ में जो एक तरह का अपराध जुड़ा हुआ है, उसे समझने की जरूरत है। ये इस तरह की नैतिकता जो है किसी भी व्यक्ति का अपराधीकरण में सहज ही रूपांतरण करती है, और इस रूपांतरण को यानी चंदना कविता में नागार्जुन ने बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। चंदना के मर्म में प्रवेश करें और देखें कविता कैसे पढ़ी जाए। सैनिकों में कौशांबी की जीत की खुशी है, उनमें लूटपाट करने का निर्णय होता है। विजयी कहता है, लूट कर ले चलें जो जिसके हाथ लगे, खाली क्यों लौटेंगे होकर हम विजयी। ऊंट सैनिकों को दो स्त्रियां हाथ लगाती हैं। इस पर सैनिक कहता है कि कुमारी को बेच दूंगा, रानी को रख लूंगा। सैनिक की इस मंशा को सुनकर रानी आत्महत्या कर लेती है, जबकि कुमारी बसुमती को बाजार में बेच देता है। उसे सेठ धनवाह खरीदता है। राजा के सैनिक का सेठ के हाथों स्त्री का बेचना मूलतः स्त्री की कृतदासी की अवस्था का एक व्यवस्था से दूसरी अवस्था में रूपांतरण है। सेठ धनवाह कुमारी बसुमती को अपने घर में ले आता है, उसका अच्छी तरह पालन पोषण करता है। वह युवावस्था में पहुंचकर शत शत दृगों का बन गई केंद्र बिंदु, कमल की कलिका। एक दिन दोपहर की गर्मी में सेठ घर लौटता है और घर पर कोई नहीं था। ऐसे में चंदना सेठ को पानी देकर हाथ पर धुलवाती है। इसी बिंदु पर सेठानी और चंदना के बीच का अंतर विरोध चरम पर पहुंच जाता है। इस कविता में सेठानी अतीत का प्रतीक है। यह ऐसा माहौल, ऐसा अतीत है जो वर्तमान तक चला आता है। इस अतीत और नवोदित नए के बीच सीधी टकराहट है। सेठानी पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है तो चंदना पूर्वाग्रहों से मुक्त है। सेठ के घर पर आगमन और चंदना के पैर धुलवाने की घटना का वर्णन करते हुए नागार्जुन ने लिखा है, कोट, चंदना ने देखा कोई भी नहीं है, कौन लाए पानी, धुलवाए पैर कौन, आप यूं खड़े रहें कब तक आंगन में। सोने की झारी लिए स्वयं ही बढ़ आई, लग गई गृहपति के चरण कमल धोने। उस समय उसका मुक्त था कुंतल, सेठ को दया हुई भ्रमर सदृश घुंघराले बाल से। कीचड़ में पड़कर होंगे खराब क्यों, उठाकर अपने ही हाथ से जूड़े की शक्ल में बांध दिया उसने, और इसे सेठानी ने देख लिया खिड़की से। यह सब। इसके बाद चंदना पर जुल्म सितम का पहाड़ टूट पड़ा। उसके सिर के बाल कटवा दिए गए, उसे मारा पीटा गया, तहखाने बंद कर दिया गया। वहां वह 3 दिन तक बंद रही। प्रश्न किया जा सकता है कि चंदना का अपराध क्या था, तो पता चलेगा चंदना का अपराध था कि उसने मालिक के पैर धुलवाए और मालिक ने उसके केस बांध दिए, यानी कि नैतिकता के तयशुदा कोड का उल्लंघन किया। ये जो एक प्रसिद्ध जर्मन मार्क्सवादी हैं कार्ल क्रॉस ने मोरालिटी एंड क्रिमिनलिटी शीर्षक से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है। उसमें इस पहलू को उन्होंने थ्योराइज किया है कि किस तरह से नैतिकता अपराधीकरण की तरफ ठेलती है। और इसी क्रम में उन्होंने कहा है कि नैतिकता अपराध की जननी है। नैतिकता के गर्भ से हिंसाचार जन्म लेता है। नागार्जुन ने सामंती नैतिकता में निहित हिंसा को सेठानी के माध्यम से बखूबी निर्मित किया। साथ ही समग्रता में अपमानजनक प्रवेश का भी रूपायन किया, जिसमें सहिष्णुता का वास मूलतः सामाजिक हितों का अनुगमन करना सिखाता है। 3 दिन सेठ धनवाह ने चंदना के बारे में घर में पूछताछ की कि वह कहाँ गई, तो कोई भी उसे जवाब नहीं देता था। अंत में परेशान होकर वह धमकी देता है कि जला दूंगा घर यदि मिली नहीं चंदना, जान दे दूंगा यदि नहीं मिली चंदना। अंत में
चौथे दिन एक बूढ़ी नौकरानी सेठ धनवाहा को बता देती है कि चंदना कहाँ है। सेठ उसे तलघर से निकालता है। सेठानी सेठ और चंदना के बीच का अंतर्विरोध प्रतीकात्मक ढंग से कई महत्वपूर्ण अर्थों को व्यंजित करता है। स्त्री का अतीत सेठ के घर में कैद है, तो वहीं दूसरी ओर स्त्री का नया रूप भी उसी के यहां मौजूद है। सेठ का स्त्री के अतीत रूप के प्रति घृणा, गुस्सा या आलोचना कुछ भी दिखाई नहीं देता। सेठानी ऐसा अतीत है जो आज भी जिंदा है और स्त्री के लिए अनुपयुक्त है। इसे अभी तक खत्म नहीं किया जा सका है। वह समाज से अभी तक चिपका हुआ है और स्त्री के भविष्य का गला घोंटने का प्रयत्न कर रहा है, यानी मुर्दा जिंदा को पकड़े हुए है। सेठ धनवाहा का हस्तक्षेप मूलतः स्त्री के नए रूप की रक्षा में उठाया गया कदम है। प्रच्छन्नतः यह अतीत के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत है। वह जब तलघर से चंदना को निकालता है तो पाता है कि पैर थे निगड़ में, बेड़ियों में हाथ थे, मुंडित था मस्तक, वक्ष स्थल नग्न था, दृढ़ दोनों रो रो कर आए थे सूझ, कुमारी बसुमती का बहुत बुरा हाल था। सेठ यह सब देखकर कहता है कि यह घर तेरे लिए अभिशाप है। गौर करें, बिहार, आश्रम और अब घर, ये तीनों ही स्त्री के लिए अभिशाप हैं, बंधन के केंद्र हैं। घर को अभिशाप कहने के पीछे नागार्जुन उस बुर्जुआ धारणा का भी खंडन करते हैं जो ये मानती है कि मेरा घर ही मेरा स्वर्ग है। और ये जो है मेरा घर ही मेरा स्वर्ग है, ये बड़े पैमाने पर स्त्रियों में भी है और पुरुषों में भी। वे स्त्री की प्राइवेसी को आलोचनात्मक ढंग से उद्घाटित करते हैं। उनके यहां न तो कुछ प्राइवेट है और न ही पवित्र है, सब कुछ स्पर्श योग उद्घाटन के लिए है। नागार्जुन मूल तो विचारधारा के कवि हैं। घर, विहार और आश्रम में स्त्री की स्थिति का विचारधारात्मक रूप उद्घाटित करते हैं। सामंती विचारधारा से टकराते हैं, सामंती विचारधारा के चेतना रूपों से टकराते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, उसे ध्वस्त करते हैं, सचेत रूप से स्वतंत्रता को विकल्प के रूप में प्रस्तुत नहीं करते। ये बहुत बड़ी वीकनेस है। इन तीनों ही लंबी कविताओं में व्यवस्था के नियमों को नागार्जुन चुनौती देते हैं। नियमों को चुनौती देते समय स्त्री की आत्मज्ञानानुभूति को तरजीह देते हैं। व्यवस्था की अतार्किकता और अन्याय का रूपायन करते हैं। व्यवस्था की नैतिकता पर हमला करते हैं। व्यवस्था के द्वारा स्त्री के प्रति व्यक्त खोखली समानता का उद्घाटन करते हैं। नागार्जुन के लिए स्त्री स्वतंत्रता का अर्थ समग्र स्वतंत्रता है। किसी क्षेत्र विशेष में स्त्री स्वतंत्रता की हिमायत वे नहीं करते। चंदना को जब सेठ धनवाहा सब कुछ की अधिस्वामिनी बनाना चाहता है तो चंदना उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती है। सेठ के प्रस्ताव को ठुकराने का अर्थ है सेठ की व्यवस्था को भी ठुकराना। चंदना को गौर से पढ़ें तो लगेगा कि किसी जीवंत स्त्री की दशा पढ़ रहे हैं। वह छायावादी स्त्री से एकदम भिन्न है। छायावादी स्त्री आधी कामना थी, आधी मानवी, जबकि चंदना पूरी तरह मानवी है। उसके बाद जीवन का स्पष्ट दृष्टिकोण है। सेठानी जब चंदना को दंडित करती है, कैद करती है, तो वह अपने जीवन के वास्तविक अंतर्विरोध और तनाव से गुजर रही होती है। जवान दासी के प्रति आम सामंती रवैया काम तृप्ति का रहा है। वह मूलतः मालिक और गुलाम के बीच घटित कार व्यापार के रूप में चंदना एवं सेठ के बीच घटित घटना को देखती है। सेठानी सोचती है कि सेठ जब चंदना के प्रति आसक्त हो सकता है, वह स्वयं सामंती चेतना की शिकार हो जाती है, स्वयं भी सामंती दृष्टि से देखने लगती है, अपने को असुरक्षित महसूस करती है। सामंती व्यवस्था में जागीरदार या सामंत अपने घर की सुंदर स्त्री को देवी समझता है, उसकी प्रत्येक गतिविधि का आदर्शीकरण करता है, साथ ही अपनी वासना को दासियों से शांत करता है। इसी डर से सेठानी ने चंदना से बर्बर व्यवहार किया। कविता के अंत में चंदना ने विशाल धन जन की अधिस्वामिनी बनने की बजाय महावीर धर्म वर्धमान की शरण में जाना पसंद किया।
तीर्थंकर की शरण में जाने की प्रक्रिया, मंशा और मूल्य चेतना का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि तीर्थंकर की शरण में जाने का अर्थ है हिंदू शास्त्रों की विरोधी धर्म परंपरा या धर्म की शरण में जाना। तीर्थंकर का नजरिया सभी जीवों की मुक्ति की कामना करता है, मुक्त जीव को देवता मानता है, मनुष्य को ईश्वर के रूप में देखता है। नागार्जुन ने व्यवस्था, वैभव और वर्चस्व के विरोध के रूप में तीर्थंकर को रचा है। अतः तीर्थंकर से जुड़ने का अर्थ है प्रतिरोध से जुड़ना। महावीर वर्धमान के दृष्टिकोण को देखें तो पाएंगे कि एक दिन महावीर ने प्रतिज्ञा की कि दीनहीन, उपेक्षित, दुर्गत, पद जलित, अश्रमुख कृच कृतदासी के हाथ से भिक्षा मिलेगी तब ही खाऊंगा। वे 3 दिन से भटक रहे थे। उधर 3 दिन से भूखी प्यासी चंदना कैद थी। चौथे दिन जब सेठ धनबा उसे तलघर से बाहर निकालते हैं और उसे खाने के लिए कुल्थी के दाने देते हैं तथा लोहार को लेने चले जाते हैं, इसी बीच में तीर्थंकर भिक्षाटन करते करते उसके सामने आ खड़े होते हैं। चंदना भूख के मारे कुल्थी के दाने खा नहीं पाती। चंदना में लेखक ने लिखा है कि इतने में दीख पड़े महावीर। मुदित हुई चंदना, खिन्न हुई चंदना, सुखित हुई चंदना, दुखित हुई चंदना, मेरे पूर्व संचित पुण्य की प्रतीक यह देव तब करुणा आए तो यहां तक विश्रृंखलित कर चरण कृतदासी अकिंचन, कौन सी वस्तु दूं भिक्षा में तुमको, कुल्थी के दाने करोगे स्वीकार भी, प्रभु मैं क्या करूं। अनकोट। महावीर वर्धमान उससे भिक्षा पाकर खुश होते हैं तो दूसरी ओर चंदना भी बेड़ी मुक्त हो जाती है। उसके सिर पर घुंघराले बाल आ जाते हैं, फटे कपड़े चीनांशोक वस्त्रों में बदल जाते हैं। लगता है मानो मणिकर्ण का कोई देव कन्या उतरी हो भू पर। यानी स्त्री का संघर्ष, कुर्बानी और दृढ़ता एकदम नई जिंदगी दे सकते हैं, गुलामी से मुक्ति दिला सकते हैं। ये मैसेज चंदना के जरिए नागार्जुन कम्युनिकेट करते हैं। चंदना द्वारा सेठ धनबा के प्रस्ताव को ठुकरा दिए जाने के पीछे उसका अनुभव बड़ी भूमिका निभाता है। सेठ उसे धन जन की अधिस्वामिनी बनाना चाहता है, जिसे वह स्वीकार नहीं करती। चंदना जानती है कि सेठ का प्रवेश उसे खुशी और मुक्ति नहीं दे सकता। खुशी और मुक्ति के लिए जरूरी है सही जीवन शैली। सिर्फ खाना, कपड़ा, मकान या अधिस्वामिनी होने से सही जीवन शैली प्राप्त नहीं होती। जिस जीवन शैली में वह जी रही है वह अनुपयुक्त है। चंदना का दृष्टिकोण मुक्ति की तलाश में है, जबकि अभिजनवादी सहानुभूति उसे रोकती है। चंदना इससे टकराती है, उसे ठुकरा देती है। स्त्री की पहचान, इच्छा और संवेदनाओं को सही जामा पहनाने के लिए अभिजनवादी सहानुभूति के दायरे से बाहर निकलकर सोचने की जरूरत है। मुक्तकामी चेतना और अभिजनवादी सहानुभूति के बीच के अंतर्विरोध को बुर्जुआजी नहीं देख पाता, वह तो इसे बनाए रखता है। चंदना इस अंतर्विरोध को पहचानती है और वह इस सहानुभूति में छिपे विनिमय मूल्य को पहचानती है। चंदना अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए विनिमय से लड़ती है। विनिमय मूल्य का अस्वीकार मूलतः संकीर्णतावादी और सीमित नजरिए का अस्वीकार है। जैसे कार्ल मार्क्स ने पूंजी में लिखा था कि संकीर्ण मानसिकता का मूलतः पूंजी के विनिमय के नियम से संबंध है। इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो पाएंगे धन जन की अधिस्वामिनी का जो प्रस्ताव चंदना के सामने पेश किया गया, जिसे उसने अस्वीकार किया, वह मूलतः जीवन में संकीर्णता के अस्वीकार के दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। चंदना कविता में नागार्जुन ने स्त्रियों के बारे में प्रचलित इस धारणा को भी ध्वस्त किया है कि स्त्रियां मूर्ख होती हैं। नागार्जुन की स्त्री केंद्रित कविताएं देखें तो पाएंगे स्त्रियां तार्किक और बुद्धिमती होती हैं। स्त्री का यह रूप रेखांकित करता है कि स्त्रियों की बुद्धि में खोट नहीं है, और जब बुद्धि में खोट नहीं है तो नैतिकता में भी खोट नहीं है। नागार्जुन की स्त्रियां नैतिक खोट से मुक्त हैं। नागार्जुन ने स्त्रियों की इस अवस्था का आदर्शीकरण नहीं किया है और न ही कहीं पर सुसंस्कृत मूर्खता को ही स्त्रियों के साथ रूपायित किया है। नागार्जुन की ये तीनों कविताएं प्रतिरोधात्मक कविताएं हैं। प्रतिरोधात्मकता को पुराने मिथों के जरिए उठाया गया है, जबकि हकीकत में मिथों की अप्रतिरोधी क्षमता होती है।
मिथ और पुनरावृत्ति का तत्व नागार्जुन की कविता में सहज रूप में आता है। अभिव्यक्ति के लिए नागार्जुन स्टीरियोटाइप परिस्थितियां चुनते हैं। स्टीरियोटाइप परिस्थितियों को काव्य भाषा में रूपांतरित करना सहज नहीं है, अतः वे मिथ और पुनरावृत्ति का अवलोकन करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। पुनरावृत्ति का तब तक प्रयोग करते हैं जब तक आलोचना की भाषा का लोप न हो जाए। इससे यह भी बात उभरती है कि भाषा में लोप की क्षमता होती है। राजनीतिक विषयों पर लिखी कविताओं में पुनरावृत्ति का तत्व बार बार दिखाई देता है और ये चीज अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है पॉलिटिकल कविताओं के संदर्भ में और दूसरी कविताओं के संदर्भ में जहां पुनरावृत्ति आती है। पुनरावृत्ति इसलिए होती है क्योंकि नए का उदय हो रहा होता है। जब कोई लेखक किसी चीज की पुनरावृत्ति करता है तो वो वहां पर एक नए अर्थ की सृष्टि करता है। नागार्जुन की इन तीनों कविताओं में एक सामान्य अर्थ यह भी ध्वनित होता है कि व्यवस्था के जरिए जबरिया लिंगों के बीच में नियमन की कोशिश घटिया किस्म की अनैतिकता को जन्म दे सकती है। इससे अपराध वृत्ति पैदा हो सकती है। नागार्जुन अपनी कविता में ऐसी भाषा रचते हैं जो कालांतर में हाव भाव में बदल जाती है। वह ऐसे तत्वों की ओर संकेत करने लगती है जो अभी मौजूद नहीं है अथवा जो बेहतर है। नागार्जुन ने इन कविताओं में भावों और अनुभूतियों को निर्णायक माना है। अनुभूति को वरीयता प्रदान करके नागार्जुन ने विचार या विचारधारा से इसे पृथक नहीं किया, वरन विचार को कविता का विकल्प बनने से रोका। हिंदी कविता में विचार को सर्वस्व मानने वालों की एक लंबी परंपरा रही है। नागार्जुन उसके खिलाफ नजर आते हैं। उनके यहाँ अनुभूति में विचारधारा निहित है। अनुभूति एवं विचारधारा का संतुलन देखना हो तो कुछ पंक्तियां ही काफी हैं। भिक्षुणी में कहती है, भगवान अमिताभ सहचर में चाहती अवलंब, चाहती सहारा, देकर तिलांजलि मिथ्या संकोच को, हृदय की बात लो कहती हूं आज मैं, कोई एक होता कि जिसको अपना मैं समझती। अनकोट। नागार्जुन की स्त्री केंद्रित कविताओं में एक अन्य पहलू है जिसकी समीक्षकों ने समीक्षा नहीं की है, वह है स्त्री की मुस्कान। स्त्री चरित्रों की मुस्कुराहट या ठहाका एकदम भिन्न किस्म की विचारधारा को अभिव्यक्त करता है। मसलन कदम कदम पर मुस्काती है, बात बात पर हंस देती है, अथवा जब वह छत फाड़ ठहाका लगाती है तो कवि कहता है क्या अजीब नेचर पाया है, या तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। प्रश्न उठता है कि मनुष्य कब हंसता है। लूना चार्स्की के शब्दों में कहें तो जब वह आंतरिक तौर पर जीत जाता है, जब उसे पूर्ण विश्वास होता है कि अंततः विजय उसी की होगी, तब उसके अंदर से हंसी फूटती है। इस दृष्टि से देखें तो स्त्री की मुस्कान में सामाजिक एवं आंतरिक जगत से भिन्न रिश्ता उभरता हुआ नजर आता है। मुस्कान के पीछे एक व्यंजना यह भी है कि शत्रु शक्तिशाली है और उसके खिलाफ कठिन संघर्ष है। स्त्री के जीवन एवं यथार्थ में मौजूद अंतराल को तोड़ने में मुस्कान से बल मिलता है। स्त्री को सामाजिक यथार्थ के करीब लाने में मदद मिलती है। यहाँ स्मृति और अनुभूति की भूमिका न्यूनतम है। स्त्री की मुस्कान वस्तुतः पुरुष वर्चस्व एवं निषेधों का निषेध है। फिलहाल इतना ही रखें हम लोग।